हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 28। आप लोग देख ही सकते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है एनपीए को लेकर के। ओके, एनपीए के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। आप लोग देख सकते हैं पूरी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि नेट एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए क्या होता है, यहाँ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिफॉल्ट एसेट क्या होता है, लॉस एसेट क्या होता है। ओके, इसके साथ में जो बैंकिंग सेक्टर है, वो सॉरी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एनपीए का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीए। तो एनपीए की सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, परफॉर्मिंग होता है, गलत लिख गया यहाँ पर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इसी को हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। एक गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति का मतलब क्या है, इस एक क्या होती है। ओके, और एनपीए किसका होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो एनपीए होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि बैंक होती है, बैंक के पास जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, मानते हैं ये 100 रुपए हम लोगों ने जमा किए। अब बैंक के पास ये जमा राशि है, इसी जमा राशि में से वो कुछ हिस्सा निकालती है, मानते हैं 80 रुपए निकाले उसने, और इस 80 रुपए को वो ऋण के रूप में अन्य लोगों के लिए दे देती है, और इसी ऋण पर उसको ब्याज मिलता है। और ब्याज क्या होता है, इस बैंक का लाभ होता है, और इसी से वो अपने खर्चे वर्चे चलाती है। ओके, तो ये 80 रुपए क्या हो गया, ये बैंक का एसेट हो गया ना। क्या हो गया, एसेट हो गया, मतलब परिसंपत्ति हो गई, किसका, इस बैंक की परिसंपत्ति हो गई। लेकिन क्या हुआ, आप लोग अच्छे से समझिए कि इस 80 रुपए में से, या फिर 80 के 80 रुपए समझ लीजिए। ओके, कि इस रुपए से बैंक ने जब दिए तो उसने ये सोचा कि भैया हमें 80 रुपए देते हैं और हमको ब्याज मिलेगा, इससे हमें लाभ होगा। लेकिन ये 80 रुपए, इस पर उसको ब्याज ही नहीं मिला, ब्याज मिलना बंद हो गया। ओके, अब ब्याज मिलना बंद हो गया, ये किसी ने ऋण लिया था। ओके, ये पप्पू टाइप के लोग थे जिसने ऋण लिया, विजय माल्या टाइप के लोग से। ओके, और ये पैसा लेकर के भाग गए, इन्होंने पैसा का उपयोग कर लिया, पैसा नहीं लौटाया, ना ही ब्याज लौटाया और ना ये पैसे लिए थे ना ये लौटाए। तो इसी धन को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति बोलते हैं, उस बैंक की जिस बैंक ने ये ऋण दिया था। जैसे बैंक, अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, और यहाँ पर जिसको ऋण दिया वो विजय माल्या था, यहाँ पर आप मान लीजिए, और ये विजय माल्या को ये रुपए दिए थे और वो लेकर के भाग गया, ना उसने ब्याज दिया ना ये रुपए लौटा ले। तो जो रुपए लिए थे, ऋण के रूप में दिए थे बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, और मानते हैं 1000 करोड़ रुपए दिए थे विजय माल्या को, तो 1000 करोड़ इस पंजाब नेशनल बैंक का क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना एनपीए क्या होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर कितने दिनों तक ये ब्याज या फिर मूलधन ना मिले तब हम उसको एनपीए बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं किसी ने भैया 1 महीना या फिर 1 सप्ताह लेट हो गया अपना ये ब्याज देने में या फिर मूलधन रिटर्न करने में, तो हम उसे एनपीए में नहीं डाल देंगे ना। पहले कुछ वेट करेंगे, हो सकता है उस बंदे को कुछ काम लग गया हो सकता है आज वो ना जा पाया हो अपना ब्याज भरने के लिए, तो पहले हम थोड़ा सा वेट करेंगे ना, तभी तो हम कहेंगे भैया ये एनपीए बन गई। ओके, ये जो धन था ये एनपीए बन गया। तो यहाँ पर भैया एक डेट है, उस डेट को हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, जो बैंक ऋण देती है और ऋण पर 90 दिनों तक, कितने दिनों तक, 90 दिनों तक, 90 दिनों का मतलब क्या है, लगभग में 3 महीना। ओके, 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 30 30 90 हो गया ना, तीन तीन महीने बराबर 90 दिन। ओके, तो 90 दिनों तक ना ब्याज की प्राप्ति हो ना मूलधन की प्राप्ति हो उस बैंक को, तब हम ऐसे धन को नॉन परफॉर्मिंग एसिड या फिर एनपीए के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए एनपीए क्या है। इस जब कोई भी ऋण होता है उसमें 90 दिनों तक जब ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो तब उसे एनपीए कहते हैं। तो एनपीए का वर्गीकरण भी कर लेते हैं भाई। हम इन्हें दिन के आधार पर, जितना दिन जैसे बढ़ते जाएंगे, 90 दिनों से ज्यादा समय 180 हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम उस आधार पर एनपीए का वर्गीकरण करते हैं। चलिए हम देखते हैं। हम लोग एनपीए को 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में हम इस तरह के एनपीए को रखते हैं
जो 90 दिनों से लेकर के 12 महीना पुराना हो। यानी कि किसी ऋण पर 90 दिनों से लेकर के 12 महीने तक ब्याज और मूलधन है इसकी प्राप्ति ना हो, तब हम उसे कैटेगरी 1 में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। ओके। और कोई भी ऐसा एनपीए जब 12 महीने से लेकर के 3 साल तक 12 महीने से लेकर के 3 साल तक ऐसे ऋण पर ना ब्याज की प्राप्ति हो ना मूलधन की प्राप्ति हो, तब हम उसे कैटेगरी 2 में रखेंगे। और कैटेगरी 3 में हम किसे रखेंगे? 3 साल से पुराना, यानी कि 3 साल से पुराना कितना भी 5 साल 10 साल 20 साल पुराना जो ऋण होगा उसे हम कैटेगरी 3 में रखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1। ओके। कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 होती है, इस कैटेगरी में जो भी एनपीए होगा उसको एक नाम से जाना जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट, इसको हिंदी में बोलते हैं अवमानक परिसंपत्ति। भैया स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि भैया अभी सुरक्षित है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है कि हो सकता है कोई व्यक्ति हो, जैसे किसी इंसान ने ऋण लिया, ओके, उसको इस बार कोई काम आ गया या फिर बीमार हो गया कोई, या फिर उसने कोई चीज खरीद ली तो वो रिटर्न नहीं कर पाया। हो सकता है अभी भी बैंक को उम्मीद होती है यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेज में, बैंक को उम्मीद होती है कि फर्स्ट स्टेज में जो एनपीए होता है उसकी रिकवरी हो जाएगी, उसकी रिकवरी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड एसेट होता है, ओके, और दूसरे में होता है डिफॉल्ट एसेट, जो दूसरी कंडीशन होती है ना उसको बोलते हैं डिफॉल्ट एसेट, संदिग्ध परिसंपत्ति। संदिग्ध के नाम से आपको समझ में आ रहा ना कि भैया आप तो थोड़ा डाउट में चले गए कि 12 महीना से लेकर के 3 साल होने जा रहे हैं, ना इस पर ब्याज प्राप्त हुआ है ना मूलधन प्राप्त हुआ है। अब संदिग्ध में पहुंच गया मतलब डाउट में पहुंच गया, भैया अभी पैसा हमको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब बैंक यहाँ पर किस में आ जाती है? डाउट में आ जाती है। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं डाउटफुल एसेट। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? संदिग्ध परिसंपत्ति उसे कहेंगे जब 3 साल से अधिक किसी ऋण पर ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो। अब आप लोग अगर ये भूल गए भैया 3 साल किसमें था, तो 3 साल इसमें नहीं था। ओके, तो आप लोग समझ जाइए कि भैया ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये ऑप्शन गलत है। नन ऑफ दिस दिया रखा है तो आपको उसको टिक करना है। अब 3 साल से ज्यादा अगर किसी ऋण पर ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो तब उसे बोलते हैं लॉस्ट एसेट, मतलब डूबी हुई परिसंपत्ति। अब बैंक सोचती है भैया 3 साल हो गए और जो हमने ऋण दिया था उस पर ना हमको ब्याज मिला ना मूलधन मिला। ओके, अब ये तो डूबी गई, डूबने का मतलब भी होता है लॉस हो गया। ओके, ये खत्म हो गया, लॉस हो गया, तो जो ऋण दिया था वो डूब गया, तो इसीलिए इसको लॉस एसिड बोलते हैं। ओके, तो आपको ये टाइमलाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, टाइमलाइन में, इस टाइमलाइन में इसको क्या बोलते हैं, इस टाइमलाइन में इसको क्या बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए जो स्टैंडर्ड एसिड होता है इसमें प्रभाव क्या पड़ता है, अगर कोई भी परिसंपत्ति इसमें रखी हुई है, इस तरह का एनपीए है, तो इसमें बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो बैंक होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 100 रुपए बैंक का एनपीए है, और वो एनपीए है वो फर्स्ट स्टेज में है। किस स्टेज में है? फर्स्ट स्टेज में है। अब बैंक के ऊपर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं। जब बैंक का एनपीए फर्स्ट स्टेज में होता है, मतलब स्टैंडर्ड एसिड में होता है, अवमानक परिसंपत्ति पर होता है, तो बैंक के लिए इसमें कुछ पूर्व उपाय की धनराशि रखनी होती है। अब ये पूर्व उपाय की धनराशि का मतलब क्या हो? पूर्व उपाय का मतलब हुआ जो ये धनराशि है ना, इसके, क्योंकि ये तो भैया एनपीए बन गया ना, अब पता नहीं ये मिले ना मिले, तो क्या होता है इसके बदले कुछ रुपए रखने पड़ते हैं। ये रुपए क्यों रखने पड़ते हैं बैंक को? आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसको अच्छे से समझिए, बैंक को भैया क्यों रुपए रखने पड़ रहे हैं। अब देखिए बैंक के पास से मनी कहाँ से आई, ये बैंक है, बैंक के पास ये 100 रुपए थे, इस 100 रुपए को मानते हैं ऋण के रूप में दे दिया, लेकिन एक ये 100 रुपए किसके हैं? बैंक के थोड़ी ना है, ये हम लोगों ने बैंक के पास जमा किए थे। क्या किए थे? हम लोगों ने जमा किए थे। ये 100 रुपए किसका है? हमारा है। ओके, अब मानते हैं हम लोग इस पैसे को लेने आएंगे और बैंक के पास ये पैसे ही नहीं होंगे, तो क्या होगा? ओके, तो क्या होगा? तो आप लोग समझ गए ना, इसीलिए पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखनी होती है कि भैया ये 100 रुपए है,
ये बैंक का थोड़ी ना है, इसीलिए आरबीआई कहती है कि आपको इस 100 रुपए के बदले कुछ पूर्व उपाय रखना पड़ेगा। ओके, जब ये फर्स्ट स्टेज में होगा तो कितना पूर्व उपाय रखना होगा हम लोग देखेंगे। जब वो सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा तब बैंक के लिए कितना पूर्व उपाय रखना पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। फिर थर्ड स्टेज में कितना पूर्व उपाय रखना पड़ेगा वो भी हम लोग देखते हैं। आप लोग पहले ये समझ गए ना कि पूर्व उपाय मतलब उसको रुपए क्यों रखने पड़ते हैं इसके एवज में, इसीलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि ये धन है, ये बैंक का नहीं है, ये हम लोगों ने जमा किया है। हम लोग भैया निकालने भी आएंगे ना तो बैंक के पास रुपए नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएंगे ना। लोग सोचेंगे हमारा पैसा डूब गया, ये बैंक दिवालिया हो गई, तो ऐसी अफवाहें उड़ने लगेंगी ना। और लोगों का पैसा है ये बैंक का नहीं, इसलिए उसको रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि जब फर्स्ट स्टेज में एनपीए होगा तो बैंक के लिए कितना पूर्व उपाय के रूप में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर 1 हम लोगों ने देखा कि अगर उसने 100 रुपए ऋण के रूप में दिया था तो 100 रुपए एनपीए बन गया और ये फर्स्ट स्टेज में है, जो पहली वाली स्टेज में है यानी कि यहाँ पर है। तो बैंक के लिए कितना रखना पड़ेगा 100 रुपए के बदले। ओके, तो इसके लिए जो असुरक्षित और सुरक्षित इसे दो भागों में बांटा गया है। जो स्टैंडर्ड एसिड है, अब मानक परिसंपत्ति है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक असुरक्षित दूसरा सुरक्षित। असुरक्षित की कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि 15% रखना होता है और सुरक्षित की स्थिति में 25% रखना होता है। ये यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। ओके, जो 25% इधर होगा और 15% इधर होगा। ओके, देखिए सुरक्षित का होता है, सुरक्षित और असुरक्षित का मतलब क्या है ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसका क्या तात्पर्य होता है, देखिए कोई ऐसा धन सुरक्षित उसे बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति ने ऋण लिया जो हो सकता है अभी बीच में चूक गया हो किसी कारणवश, उसने बताया हो भैया अपनी एप्लीकेशन दी हो कि भैया हम ये पैसा हम लोग रिटर्न कर देंगे, लेकिन अभी हमारी ये समस्या आ गई, हमारी घर में ऐसा काम आ गया या फिर इस वजह से हम अभी पैसे नहीं दे पाए, लेकिन हम दे देंगे। देखो हमारी आय का एक निश्चित स्रोत है, आय का एक निश्चित स्रोत है। जैसे कोई मानते हैं जॉब करता है या फिर गवर्नमेंट जॉब करता है। ओके, तो पता है ना बैंक के लिए भैया इसको 50,000 रुपए पर मंथ तो मिल रहे हैं, तो ये लौटा देगा। तो इसके बदले इस व्यक्ति ने जो ऋण लिया होगा उसको सुरक्षित में रखेंगे। ओके, तो सुरक्षित के लिए उसे 15% बैंक के लिए रखना होगा। तो 100 रुपए का 15% कितना हुआ, 15 रुपए रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा धन या ऐसा एनपीए जो असुरक्षित है, असुरक्षित का मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति भैया जिसका स्वच्छ इतिहास ही ना हो, जिसका आय का एक निश्चित स्रोत ही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में बैंक के लिए जो कुल एनपीए का 25% रखना पड़ता है। मतलब 100 रुपए अगर उसने दिया है और वो असुरक्षित में है तो 100 रुपए का 25% कितना होगा, 25 रुपए। तो ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि असुरक्षित है। ओके, और इस पूर्व उपाय के रूप में जो भी धनराशि रखी जाती है वो बैंक इसका उपयोग नहीं कर सकती है, मतलब एक तरह से उसको अपनी इस लॉकर में रखना पड़ता है। ओके, कब तक रखना होता है ये भी हम बात करेंगे, जब राइटिंग ऑफ लोन के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं बताऊंगा ये धनराशि कब तक रखनी होती है। अब देखिए हम सेकंड स्टेज में देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए सेकंड स्टेज में जैसे ही एनपीए आता है, मानते ही एनपीए जो 100 रुपए था इसकी प्राप्ति 12 महीने से ज्यादा हो गए, जैसे ही 12 महीने से एक दिन भी ऊपर होगा बैंक के लिए इसे दूसरी कंडीशन में लाना पड़ेगा, सेकंड स्टेज में जंप कर जाएगा और इसके लिए हम बोलेंगे डाउटफुल एसेट मतलब संदिग्ध परिसंपत्ति। इस अवस्था में जो उसने पहले 15% और 25 मतलब 15 रुपए और 25 रुपए रखे थे, इस बार उसको 40% रखना पड़ेगा, मतलब 100 रुपए का 40% मतलब 40 रुपए रखना पड़ेगा पूर्व उपाय के रूप में। और बैंक इसे एक तरह से एक संदूक में रखेगी, इसका वो उपयोग नहीं कर सकती। और जैसे ही ये जो एनपीए है ना, इस सेकंड स्टेज से जैसे ही थर्ड स्टेज में आएगा, मतलब 3 साल तक जब कोई भी ब्याज और मूलधन की प्राप्ति नहीं होगी, वैसे ही उसे 100% रखना पड़ेगा। मतलब उसने 100 रुपए एनपीए के रूप में थे, अब उसे पहले इसने 40 रुपए रखे थे। ओके, अब उसे पूरे के पूरे 100 रुपए रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो धन है जो उसने बैंक ने दिया है ऋण के रूप में, वो बैंक का नहीं है, वो किसी व्यक्ति का है, किसी अकाउंट होल्डर का है, तो इसीलिए उसको रखना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा 100 रुपए रखना पड़ेगा 3 साल के बाद में जो भी एनपीए होता है।
तो लॉस एसिड होता है, इसमें बैंक के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, ये किस लिए रखा जाता है आप लोग समझ गए, क्योंकि ये बैंक की परिसंपत्ति नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए जो एनपीए है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऋण है, ऋण के रूप में जो एनपीए दिया जाता है, और एनपीए के बाद इसमें के रूप में पूर्व उपाय के रूप में कुछ हिस्सा रखना होता है ना, इस तरह से आप देख सकते हैं, पूर्व उपाय के रूप में एक हिस्सा रखना होता है। हम मानते हैं कि एनपीए है 100 रुपए, 100 रुपए एनपीए है, और पूर्व उपाय के रूप में मानते हैं 40 रुपए रखे गए हैं, 40 रुपए रखे गए हैं। ओके, अब अच्छे समझिए, अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ये 100 रुपए हैं जो ऋण के रूप में दिए थे, और जो एनपीए इसी के लिए निबल एनपीए या फिर शुद्ध एनपीए या फिर नेट एनपीए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेट एनपीए शुद्ध एनपीए तो इतना ही है ना, क्योंकि इतना ही ऋण के रूप में दिया था और यही डाउटफुल में है। ओके, लेकिन क्या हुआ, इसके रूप में जब ये एनपीए इसके साथ में पूर्व उपाय जितना भी रखा जाए, चाहे वो 15 रुपए रखा जाए या 25 रुपए रखा जाए, 40 रुपए रखा जाए, फिर 100 रुपए रखा जाए। ओके, जब इन दोनों को मिला देते हैं तब इसी को कहते हैं ग्रॉस एनपीए। ओके, ग्रॉस एनपीए क्या है, जब एनपीए की राशि ओके और साथ में पूर्व उपाय की राशि मिला दी जाती है तो इस टोटल अमाउंट को ग्रॉस एनपीए फिर सकल एनपीए के नाम से जानते हैं। तो सकल एनपीए कितना हो गया, ग्रॉस एनपीए या फिर सकल एनपीए हो गया 140 रुपए, 100 रुपए ये और 40 रुपए हमने पूर्व उपाय के रूप में रखे, तो ये कितना हो गया 140 रुपए ग्रॉस एनपीए हो गया, और एनपीए कितना हो गया 100 रुपए हो गया। ओके, तो एनपीए हमेशा, नेट एनपीए हमेशा कम रहता है, ग्रॉस एनपीए हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए में उस हिस्से को भी शामिल किया जाता है जो पूर्व उपाय के रूप में बैंक के द्वारा रखा गया है। तो आप लोग समझ गए ना, हमेशा नेट एनपीए कम होगा, ग्रॉस एनपीए ज्यादा होगा। तो ग्रॉस का मतलब होता है पूरा ही, ओके, ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है पूरा। जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, ओके, ग्रॉस जीडीपी के बारे में और नेट जीडीपी के बारे में पढ़ाया था ना। ओके, नेट नेशनल इनकम के बारे में, एनएनपीए के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप लोग, मैंने वहां पर भी आपको समझाया था। निबल यानी कि शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या है, इतना ही है ना, लेकिन इसके अलावा भी बैंक को कुछ रखना पड़ा, तो ये टोटल हो गया। ओके, तो टोटल एनपीए या फिर ग्रॉस एनपीए बोला जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो एनबीएफसीज होती हैं, अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, बैंक की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जाता है इसकी हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, इनके लिए भैया 90 दिन वाली जो समय सीमा होती है वो काम नहीं करती है, इनके लिए 180 दिन वाली सीमा काम करती है। कितने दिन वाली, 180 दिन की, यानी कि 90 दिन तक अगर कोई भी, जैसे एनबीएफसी है, उसने ऋण दिया और उसके लिए 90 दिनों तक या फिर 150 दिनों तक भी उसे ना ब्याज की प्राप्ति हुई ना मूलधन की प्राप्ति हुई, फिर भी उसको एनपीए में नहीं रखा जाएगा, एनपीए में नहीं रखा जाएगा। एनपीए में कब रखा जाएगा, जब वो 180 दिन या फिर 180 दिन से प्लस होगा और उस पर ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो, तभी इस एनबीएफसी को जो ऋण होगा उसको एनपीए में रखा जाएगा। तो बैंक के लिए ये कंडीशन है, लेकिन एनबीएफसी होती है इनके लिए ये कंडीशन काम नहीं करती है। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए। अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो 90 दिन और 180 दिन वाला फंडा है भैया, ये काम नहीं करता है। एग्रीकल्चर में क्यों काम नहीं करता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, और ऐसा क्यों किया गया है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक जो महीने का वाला हिस्सा है, जैसे 3 महीने के बाद अगर ब्याज और मूलधन की प्राप्ति ना हो, फिर हम उसको एनपीए में रख देंगे। लेकिन आप जानते हैं एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र है, जो किसान लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, इनकी भैया पर मंथ इनकम नहीं होती है। आप लोग अगर गांव की पृष्ठभूमि से होंगे तो जानते होंगे कि वर्ष में, एक वर्ष में वो या तो गेहूं धान करेगा तो 2 फसलें करेगा। अब जब वो 2 फसलें करेगा 6-6 महीने में, तभी साल में 2 ही बार वो पैसे कमा पाएगा, मतलब 6-6 महीने के अंतराल पर। अगर वो जैसे गन्ना करता है या फिर 1 साल वाली कोई भी कृषि करता है, तो वर्ष में 1 माह निश्चित होगा, उसी माह उसकी इनकम होगी। ओके, तो साल में 1 बार सिर्फ उसकी आय होगी। तो आप लोग समझ गए कि भैया वो ऋण भी ले लिया, मानते हैं कोई किसान ऋण ले लिया और 3 माह के बाद
जो भी उसने ऋण लिया 3 माह के बाद उसे एनपीए में रख दिया गया। ओके, तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि किसान की 3 महीने के बाद तो इनकम ही नहीं होगी ना। उसको भैया उसने अभी फसल बोई है, अगर उसने 1 साल वाली फसल बोई है तो आप समझ सकते हैं अभी वो 3 माह क्या 12 माह तक पैसे देने देने में सक्षम नहीं होगा। और अगर उसने गेहूं भी किया है तो 3 माह के बाद तो भैया उसको गेहूं कटेगा, 6 महीने में गेहूं कटेगा। इस गेहूं को कटने के बाद, कटने पिटने के बाद मंडी जाएगा, फिर पैसा आएगा, तब वो भैया लौटा लेगा ना। तो इस बैंक को पता है कि भैया ये किसान लौटा देगा पैसे, इसीलिए किसानों को जो ऋण दिया जाता है ना उसमें ये 100 जो 90 दिन वाला और 180 दिन वाला है फंडा है, ये काम नहीं करता है। आप लोग समझ गए काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो किसान लोग होते हैं उनकी आय होती है वो पर मंथ की नहीं होती है भैया, उनकी छमाही में होती है या फिर वार्षिक होती है। अब देखिए इस एनपीए को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक अल्पकालीन दूसरा दीर्घकालीन। अगर अल्पकालीन समय के लिए ऋण दिया जाता है तो इसके लिए क्या होता है 12 महीने से कम। देखिए अल्पकालीन ऋण किसको बोलेंगे? अल्पकालीन ऋण किसे कहेंगे? जिसकी परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी पीरियड हो वो 12 महीने से कम का हो। यानी कि कोई भी ऋण 1 महीने के लिए लिया गया हो या फिर 4 महीने के लिए लिया गया हो या फिर 6 महीने के लिए या फिर 10 महीने के लिए या फिर 11 महीने के लिए अगर ऋण लिया गया है, ऋण लिया गया तब हम उसमें उसे किस में रखेंगे? अल्पकालीन ऋण में रखेंगे। और अल्पकालीन ऋण के लिए एनपीए में शामिल करने के लिए क्या करना होता है? दो जोत के मौसम की प्रतीक्षा करनी होती है। दो जोत का मतलब क्या है? ये जोत क्या होता है ये भी हमको अच्छे से समझना है। जोत का मतलब है जैसे हमने गेहूं किया मान लीजिए, तो गेहूं किया, ओके, तो गेहूं करने के लिए हमें 6 माह, 6 माह मतलब 6 मंथ में हमने गेहूं तैयार कर लिया और इसको काट लिया, तो ये क्या हो गया? सिर्फ एक जोत क्षेत्र होगा, एक जोत मौसम होगा, सॉरी क्षेत्र नहीं मौसम होगा। ओके, एक जोत का मौसम हो गया ना। इसी तरह अभी साल एक ही है, अभी देखिए साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना, तो अभी 6 महीने कंप्लीट हो गए। अब फिर उसने धान किया, धान राइस। अब भैया आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग गाँव में नहीं रहते होंगे, तो धान को राइस बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए भी भैया 6 माह, तो इसमें ये भी 6 माह कंप्लीट हो जाएगा भैया। उसको लगा करके बड़ा करके उसको निकाल विकाल के जोतेंगे तो इसको भी क्या बोला जाएगा? एक जोत क्षेत्र बोला जाएगा, एक जोत मौसम बोला जाएगा। ओके, तो क्या हो गया? ये 1 साल हो गया, 1 ईयर। 1 ईयर में कितने जोत क्षेत्र हो गए? 2 जोत क्षेत्र हो गए। कितने जोत क्षेत्र हो गए? 2 जोत क्षेत्र हो गए, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ 1 साल फिर से, एक दूसरा भी एग्जाम्पल लीजिए। देखिए कुछ चीजें होती हैं अगर आप अच्छे से नहीं समझते तो गलत कर देते हैं। अब मानते हैं किसान ने भैया गन्ना ही किया, क्या किया इस बार? गन्ना किया, और गन्ना को तैयार होने में लगता है 1 वर्ष लगता है, 1 साल लगता है। अब 1 साल लगता है तो ये सिर्फ क्या हुई? एक जोत मौसम ही हुआ, ये एक जोत का ही मौसम हुआ उसके लिए। तो आप समझ गए गन्ने के लिए जो एक जोत मौसम का जो समय होता है वो 1 वर्ष होता है। लेकिन अगर वो धान गेहूं करता है तो देखिए आप लोग देख सकते हैं 6 6 महीने में एक जोत का मौसम हो जाता है। तो जोत का आप समझ गए ना, अगर वो गेहूं धान करता है तो 1 साल में उसको कंप्लीट करना होगा, अगर वो गन्ना करता है तो उसको 2 साल का समय मिल जाएगा। तो जोत आप लोग समझ गए ना, 2 जोत के मौसम का प्रतीक्षा करनी होती है, फिर ऐसे तन को एनपीए में रख दिया जाता है। अब मैं आपको अच्छे से एक बार समझाता हूँ। जैसे किसी किसान ने 4 महीना, 6 महीना या फिर 11 महीने का लोन लिया, ऋण लिया। अब ऋण लिया उसने, तब ऋण लेने के बाद उसे एनपीए में 90 दिनों के बाद या फिर 180 दिनों के बाद नहीं रखा जाएगा, बल्कि जोत क्षेत्र का जो, सॉरी क्षेत्र बार बार निकल जा रहा है, लेकिन आप लोग उसको मौसम समझिए। ओके, एक जोत मौसम का वेट करना होगा, मतलब 6 माह का वेट करना होगा। और माह से मतलब नहीं है, जब जब तक गेहूं नहीं कटेगा तब तक उसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा। ओके, जैसे ही गेहूं कटेगा तब उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। हो सकता है गेहूं अभी बोया ही नहीं गेहूं, ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि भैया जब गेहूं धान या फिर जो भी वो फसल करते हैं, आलू की कर सकते हैं, प्याज की कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ओके, वो जब कटेगी तभी तो किसान की आय होगी ना। अब आय होगी तभी तो वो रिटर्न करेगा ना, इसीलिए ऐसा किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं 2 जोत का मतलब है
2 बार वो अपनी फसल काट लेगा, जब 2 बार फसल काट लेगा तब उसने पैसे नहीं दिए, तब उसे किसमें शामिल कर दिया जाएगा, एनपीए में शामिल कर दिया जाएगा। ओके। और दीर्घकालीन ऋण क्या है, अगर 12 महीने से ज्यादा का अगर ऋण लिया जाए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल का भी, तो उसे हम दीर्घकालीन ऋण में रखते हैं। दीर्घकालीन ऋण होता है, उसे एनपी में शामिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जोत के मौसम की प्रतीक्षा करनी होती है। ओके। कितने जोत की प्रतीक्षा करनी होती है, सिर्फ एक जोत की। यहाँ जोत तो यहाँ पर समझ सकते हैं, जोत का मौसम यहाँ पर इस तरह से। ओके। तो एक जोत के मौसम बीत गया, उसके बाद भी अगर किसान ने ब्याज और जो मूलधन उसने लिया था वो अगर रिटर्न नहीं किया तो उसे एनपीए में डाल दिया जाएगा, और डाल दिया जाएगा फिर उसी तरह उसको जो बैंक होगी उसको पूर्व उपाय के रूप में धनराशि रखनी होगी। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग पॉलिटी 4 बजे डेली शाम को 4 बजे आप लोग पॉलिटी की एक लेक्चर आता है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आता है, हिंदी इंग्लिश में होता है। आप लोग देखिए, और उसको देखने के बाद कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। पहली बात तो उसको देखने के बाद कोई डाउट नहीं होगा। और 11 बजे, सुबह 11 बजे डेली आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिलेगा, इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिलेगा। यहाँ पर आपको पॉलिटी का लेक्चर मिलेगा। तो टाइम पर आप लोग ऑनलाइन रहिए, वहाँ पर एकदम लाइव वीडियो चलती है, तो आप लोग लाइव वीडियो देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो तुरंत कमेंट करेंगे, तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके। तो आप लोग इसका प्रॉफिट उठाइए। और साथ में एक ज्योग्राफी की एक नई सीरीज निकलने जा रही है, ज्योग्राफी की एक नई सीरीज में लॉन्च कर रहा हूँ। ओके। आप लोग इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन इससे मैं किस टाइम वीडियो डाला करूँ, आप लोग टाइम बता दीजिए कि सुबह के टाइम आपको चाहिए या फिर शाम के टाइम चाहिए, जिससे आप लोग समय पर उपस्थित रह सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग इसमें जब कंट्रीब्यूट करेंगे ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके। तो ज्योग्राफी भी एक बेहतरीन लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिस तरह से इकोनॉमिक्स और पॉलिटी हमको पढ़ाया जाता है ना, कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता, इसी तरह आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाएगा। ओके। और देखिए जो इकोनॉमिक्स है, इसका पार्ट नंबर अभी मैंने 27 अपलोड किया था कल, आप लोग उससे भी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं कि मैंने एक पीटी और मेंस का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, जो हम 8 मंथ में पूरा का पूरा कवर करेंगे, और हम लोग टारगेट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। ओके। अगर आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करना होगा। देखिए जो ये प्रोग्राम है इसके तहत मैं आपको इस तरह से टास्क देता हूँ, डेली आपको बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और किस तरह कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और किसका रिवीजन करना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप इसको सेंड भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक भी करके दूंगा। आप लोग शाम को आकर के टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको मैपिंग टास्क मिलता है, आपको सोमवार से मैपिंग टास्क मिलने लगेगा। ओके। आप उसको भी कवर कर सकते हैं। आपको डेली इस तरह से टास्क दिया जाता है, आप लोग इसमें अपेयर हो सकते हैं। आप अगर इसमें अपियर होना चाहते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और दूसरा, आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम देखिए एक व्हाट्सएप की तरह ऐप है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंक है। जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे, जब चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में लिंक दिखेगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। और उसके बाद आपको चैनल पे जाने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप मेरे 2 अदर चैनल हैं उन पर जाना होगा। क्योंकि एक पर है हम लोग डिस्कशन करते हैं, दूसरे पे क्विज चलते हैं, जो शाम को 5 बजे मैंने अभी बताया था। वहां पर आप लोग आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप लोग मुझसे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी कहीं भी जाकर के खोजने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने। तो नंबर 1, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी नया है तो थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। ओके। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।